कि आज हम लोग फिर से प्रतिदिन की तरह लुसेंट की सामान्य ज्ञान की बुक से प्राचीन भारत की इतिहास को पढ़ेंगे। प्राचीन भारत की इतिहास का आज क्लास जो होने वाला है वह सेकंड क्लास होने वाला है, यानी 2 नंबर का क्लास होने वाला है। आप यदि इससे पहले का वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर जाइएगा और इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। उस प्लेलिस्ट का नाम रखा गया है लुसेंट एंशिएंट हिस्ट्री, और उस लुसेंट एंशिएंट हिस्ट्री में जाकर के आप इसके पीछे का वीडियो देख सकते हैं। आप यदि लुसेंट बुक का मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर मॉडर्न हिस्ट्री का अलग से लुसेंट मॉडर्न हिस्ट्री प्लेलिस्ट करके बना हुआ है। उस प्लेलिस्ट में जा कर के मॉडर्न हिस्ट्री का सारा वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि सारा वीडियो अपलोड मैंने कर दिया है लुसेंट मॉडर्न हिस्ट्री का। अब देखिए, जैसा कि आप यदि किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, जैसा कि एसएससी, यूपीएससी, बिहार एसआई यानी कि बिहार दरोगा, रेलवे, बैंकिंग या बिहार एसएससी या टीचर का तैयारी करते हैं, जैसा कि टीआरई 4 का, तो उसके लिए यह वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज। देखिए, हम लोग जो है यहाँ तक पढ़ चुके थे कि बौद्ध के जो है धर्म ग्रंथ और जैन धर्म ग्रंथ के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, यानी कि बौद्ध और जैन के साहित्य के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। हम लोगों को यहाँ से पढ़ना था, क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र के लेखक के पास से पढ़ना था, इस पॉइंट से पढ़ना था। देखिए, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो चाणक्य थे। चाणक्य को ही कौटिल्य कहा जाता था और इसी को विष्णुगुप्त भी कहा जाता था। अर्थशास्त्र कोई सब्जेक्ट नहीं, अर्थशास्त्र जो है यह क्या कहते हैं, पॉलिटी नाम की सब्जेक्ट की बुक है। ठीक है, पॉलिटी नाम की सब्जेक्ट की बुक है अर्थशास्त्र। किस पॉलिटी नाम की बुक का नाम क्या रखा गया है? अर्थशास्त्र रखा गया है। ये मत सोच लीजिएगा कि अर्थशास्त्र जो है वो अर्थशास्त्र की बुक है, नहीं, अर्थशास्त्र पॉलिटी नाम की बुक है, सब्जेक्ट पॉलिटी सब्जेक्ट की बुक है। इस बुक का नाम अर्थशास्त्र रखा गया है। इसमें क्या है, 15 अधिकरण है और 180 प्रकरण में विभाजित हैं ये अर्थशास्त्र बुक। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इस अर्थशास्त्र नाम की बुक से जो है मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अनुवादक शाम शास्त्री हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटना को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो कल्हण के द्वारा किया गया था। किसमें? संस्कृत साहित्य में। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है, राजाओं की नदी। उस पुस्तक, कल्हण जो पुस्तक लिखा है उस पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी है। और इस ग्रंथ यानी राजतरंगिणी में 8 सर्ग है जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। यानी राजतरंगिणी बुक में जो है कश्मीर, ज़्यादातर फोकस किस बात पर किया गया है? कश्मीर के शासक पर वर्णन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत जो है चचनामा में सुरक्षित है। किस में है? चचनामा में। चचनामा के लेखक कौन है? तो अली अहमद है। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अष्टाध्याय। अष्टाध्याय संस्कृत भाषा व्याकरण की क्या है? प्रथम पुस्तक है। अष्टाध्याय जो है संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है और इस अष्टाध्यायी के जो लेखक है वो पाणिनि है। इससे मौर्य के पहले की इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। याद रखना होगा कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? तो अष्टाध्यायी के लेखक जो थे पाणिनि थे और इस अष्टाध्यायी से जो है मौर्य के पहले की इतिहास की हमें जानकारी मिलती है। नोट में दिया गया है अष्टाध्यायी के बारे में ही। नोट में क्या दिया गया है कि अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है, लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख किसमें मिलता है? तो कात्यायन की गार्गी संहिता से मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि क्या थे? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे और इनके महाभाष्य से शुंग की इतिहास की पता चलता है, महाभाष्य से। नेक्स्ट पॉइंट में जो है विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी के बारे में दिया गया है। ठीक है,
अब देखिए यूनानी रोमन लेखक ए में दिया गया है टेसियस। पहला पॉइंट में टेसियस दिया गया है, यह ईरान का राजवैद्य था। कौन? टेसियस जो था ईरान का राजवैद्य था, जो भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। तो याद रखना होगा टेसियस कौन थे? ईरान का राजवैद्य था। और इन टेसियस के बारे में हम लोग और आगे पढ़ेंगे, जिसके काल में यह आया था वहाँ पढ़ेंगे। 2 पॉइंट में दिया गया हेरोडेटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में जो है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस, यानी भारत फारस, फारस को पहले ईरान कहा जाता था, तो फारस को अब ईरान कहा जाता है, यानी ईरान का पुराना नाम क्या था? फारस था। तो देखिए भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है हिस्टोरिका नामक पुस्तक में, परंतु इसका विवरण भी इसका क्या है? विवरण भी जो है अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। किसमें? हेरोडेटस ने जो हिस्टोरिका में जो विवरण डाला है वह अफवाहों पर ही आधारित है। 3 नंबर पॉइंट में दिया गया है कि सिकंदर के साथ आने वाले लेखक जो थे वह निर्याकस थे, आने सिक्रेटस था तथा आस्ट्रियोबुलस के विवरण अधिक प्रमाणिक एवं विश्वसनीय है। सिकंदर के बारे में हम लोग आगे और डिटेल से पढ़ेंगे। 4 नंबर पॉइंट में मेगास्थनीज के बारे में दिया गया है और यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में, यानी कि इंडिका नाम की पुस्तक किसने लिखा था? तो मेगास्थनीज ने लिखा था। मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। इस इंडिका नामक पुस्तक में मेगास्थनीज ने मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। तो इस मेगास्थनीज के बारे में और हम लोग जो है किस में पढ़ेंगे? चंद्रगुप्त के राज में पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त के शासन में पढ़ेंगे। 5 नंबर पॉइंट में डायमेकस दिया गया। डायमेकस यह सीरियन नरेश अंत्योकस का राजदूत था। किसका था? सीरियन नरेश अंत्योकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था डायमेकस। और इसका विवरण भी क्या था? मौर्य युग से संबंधित था, मौर्य युग से संबंधित था डायमेकस का विवरण भी। नेक्स्ट पॉइंट 6 में दिया गया डायनोसियस। डायनोसियस जो था यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के राज दरबार में आया था। डायनोसियस किसके राज दरबार में? अशोक के राज दरबार में। 7 नंबर पॉइंट में टॉलमी दिया गया है। टॉलमी इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। टॉलमी जो था 2री शताब्दी में भारत की भूगोल नाम की पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट दिया गया है प्लिनी। इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखा था। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखा था? प्लिनी ने लिखा था। इसमें जो है भारतीय पशु, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ आदि के बारे में विवरण मिलता है। प्लिनी में जो है पशु, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ आदि के बारे में विवरण मिलता है। 9 नंबर में दिया गया है पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी। पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी नाम की जो पुस्तक है, इसके लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी, यह लेखक कब आया था? करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाह तथा व्यापारिक वस्तु के बारे में जानकारी दी है इस बुक में, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में। नेक्स्ट बी में चीनी लेखक दिया गया है। 3 चीनी लेखक के बारे में यहाँ दिया गया है। पहला चीनी लेखक फाहियान था। यह चीनी यात्री थे। फाहियान कौन थे? चीनी यात्री थे और गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था फाहियान। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा था। तो फाहियान। संयुंग यह 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। नेक्स्ट 3 पॉइंट में है ह्वेनसांग। इसने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और ह्वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम यह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा था। ठीक है, और भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र
एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। कौन? ह्वेनसांग। ह्वेनसांग क्यों आया था? तो यह बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत CU की नाम से प्रसिद्ध है, एक पुस्तक। उसमें जो है 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म, राजनीतिक के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। इसके अनुसार सिंध का राजा कौन था? शूद्र था। ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ जो है सूर्य शिव की प्रतिमा का भी पूजन किया था। ठीक है। नोट में क्या दिया गया है? नोट में दिया गया है कि ह्वेनसांग के अध्ययन के समय जो थे नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति जो थे वह आचार्य शीलभद्र थे। ह्वेनसांग जो भारत आया था तो इस समय आचार्य शीलभद्र। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था, नालंदा विश्वविद्यालय। 4 में दिया गया है इत्सिंग। इत्सिंग 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने साथ के भारत का वर्णन किया है। ठीक है, याद रखना है। सी पॉइंट में दिया गया है अरबी लेखक के बारे में। अरबी लेखक में पहला अलबरूनी के बारे में दिया गया है। यह मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। अलबरूनी ने अलबरूनी ख्वारिज्म या ख्वीब आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद तहकीक ए हिंद भारत की खोज, यानी तहकीक ए हिंद भारत की खोज, आज भी इतिहासकार के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज, प्रथा, सामाजिक जीवन, भारतौल, मापन विधियाँ, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषय के आधार पर 80 अध्याय में विभाजित किया गया है। अलबरूनी जो पुस्तक लिखा है वह 80 अध्याय में। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। ठीक है। उसके बाद देखिए 2 नंबर में क्या है? इब्न बतूता। इब्न बतूता 2 नंबर में इब्न बतूता। अब देखिए इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रेहला कहा जाता है। ठीक है, रेहला नाम की पुस्तक को लिखा था। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियाँ देता है। यह पुस्तक 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली की काजी या न्यायाधीश नियुक्ति किया था, इब्न बतूता को। ठीक है, तो याद रखना होगा। अब अन्य लेखक है। अन्य लेखक में कौन कौन से हैं? अन्य लेखक में तारानाथ है। यह कहाँ के लेखक थे? तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की थी। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। 2 में मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था और इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। ठीक है, पांड्य वगैरह हम लोग आगे पढ़ेंगे। पांड्य के बारे में हम लोग जो है डिटेल से आगे पढ़ेंगे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व शास्त्र का जो है पितामह कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है। अब 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई एशिया माइनर कहा जाता है इस अभिलेख को, से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य के नाम मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के वेशनगर गुरूर स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र जो है हाथी गुफा अभिलेख में है। भारतवर्ष का जिक्र किस में है? हाथी गुफा अभिलेख में है। नेक्स्ट पॉइंट, सर्वप्रथम जो है दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सोहगोरा अभिलेख है और इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खदान सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सर्वप्रथम भारत पर जो है नेक्स्ट पॉइंट में है सर्वप्रथम भारत पर होने वाली हुन आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। ठीक है, हुन आक्रमण की जो जानकारी है भारत पर जो हुई थी यह किससे मिलती है? भीतरी स्तंभ लेख से।
नेक्स्ट पॉइंट, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य जो है एरन अभिलेख शासक भानुगुप्त के काल में प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट, सातवाहन राजा का पूरा इतिहास उनके अभिलेख के आधार पर लिखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। रेशम बुनकर की जानकारी किससे मिलती है? मंदसौर अभिलेख से। नेक्स्ट पॉइंट में है कश्मीरी नवपाषाणिक पुरा स्थल ब्रुजहोम से गर्तवास यानी गड्ढा का घर का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी इस गर्तवास में, ब्रुजहोम में। यहाँ मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, तो याद रखना है ब्रुजहोम कहाँ है? कश्मीर में है। और किस प्रकार का स्थल है? नवपाषाण काल की स्थल है। और इस स्थल में अपने मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाने की जो है वह प्रथा थी, उसका प्रमाण जो है मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था? आहत सिक्का कहा जाता है। और इसी को जो है साहित्य में कांसापर्ण कहा गया है। क्या कहा गया? प्राचीनतम सिक्का को साहित्य में कांसापर्ण कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासक ने किया था, यानी कि सिक्कों पर कुछ लिखने का कार्य किसने किया था? यवन शासक ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अरिकमेडु, जिसे पुदुचेरी के निकट था अरिकमेडु, से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। नोट में सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा, मलाया, कंबोडिया और जावा से स्थापित हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद देखिए यहाँ जो है महत्वपूर्ण अभिलेख के बारे में भी दिया गया है। महत्वपूर्ण अभिलेख में क्या है कि देखिए हाथी गुफा अभिलेख जो था यह कलिंग राजा खारवेल के शासनकाल में। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से रिलेटेड है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री से। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त। एहोल अभिलेख पुलकेशी द्वितीय से। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन से। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से। देवपारा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन से। अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। नोट में क्या दिया गया है कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? इपिग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि नेक्स्ट पॉइंट में जो है उत्तर भारत के मंदिर की कला की शैली नगर शैली एवं दक्षिण भारत की मंदिर की कला की जो शैली है वो द्रविड़ शैली कहलाती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। उत्तर भारत की मंदिर की कला की शैली किस प्रकार की है? नागर शैली है। और दक्षिण भारत की मंदिर की कला की शैली द्रविड़ शैली कहलाती है। दक्षिणापथ के मंदिर के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः यह वेसर शैली कहलाती है। दक्षिणापथ के मंदिर के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का जो है वो प्रभाव पड़ा है, अतः इसलिए इसे वेसर शैली कहते हैं। तो मंदिर के 3 प्रकार की कलाएं हैं, नागर शैली, द्रविड़ शैली और वेसर शैली। तीनों शैली अलग अलग जगहों पे पाए गए हैं भारत में। नेक्स्ट पॉइंट है पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिर से घिरा होता है। पंचायतन मंदिर के उदाहरण है कंदरिया महादेव मंदिर, खजुराहो में मिलेगा आपको। ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में मिलेगा। उसके बाद क्या कहते हैं लक्ष्मण मंदिर जो है यह आपको खजुराहो में मिलेगा। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर। दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश। गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में। यानी कहने का अर्थ यह जो एग्जाम्पल था यह किस प्रकार की मंदिर का एग्जाम्पल था? जो था 4 सहायक मंदिर से घिरा है, इस प्रकार की मंदिरों का जो है यह एग्जाम्पल दिया गया था। 2 में हमें क्या पढ़ना है? प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को प्री हिस्ट्री कहते हैं। इन पर जो है चर्चा हम लोग जो है अगले वीडियो में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि आज यदि करते हैं तो वीडियो क्या हो जाएगा? काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है।